हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ पढ़ते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल यानी एसिड शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है सॉर, यानी कि खट्टा। इसी तरह से जो क्षार है इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, और बेस जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के बेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है फाउंडेशन, यानी कि आधार। यह माना जाता था कि जो बेस है यह लवण के बनने का आधार होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के रासायनिक क्रिया से लवण बनता है। तो इस आधार पर इसको फाउंडेशन या आधार कहा गया, जो कि लवण बनने का आधार है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, जो लवण है उसको साल्ट कहते हैं। लैटिन भाषा के यह सॉल शब्द से बना है, और सॉल का अर्थ होता है सॉल्ट, यानी कि नमक। तो इस तरह से अम्ल क्षार लवण यानी कि एसिड बेस और साल्ट, इन तीनों की व्युत्पत्ति हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कि अम्ल क्या होते हैं। तो देखेंगे अम्ल या एसिड की मानक परिभाषा क्या है। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर या वियोजित होकर H धनायन देते हैं, H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखेंगे कि यह किस प्रकार से H धनायन देता है। तो जैसे कि अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह पानी में जब घोलेंगे तो ये बनाएगा H धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो इस तरह से ये आपका H धनायन इसमें मिल गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि H धनायन स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अम्ल जो है H धनायन को पानी में छोड़ देता है, और पानी जो है इसको स्वीकार कर लेता है, और दोनों मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखेंगे। तो जो जल होता है H2O, यह इस H धनायन को स्वीकार कर लेता है, यानी एसिड अम्ल जो है पानी को H धनायन दे देता है, पानी H धनायन को स्वीकार कर लेता है, और ये बन जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन H3O धनायन। इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से ये बनता है। अगर पूरे समीकरण को एक तरह से देखेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये हो गया आपका HCl, ये हो गया पानी H2O, और ये बनाएगा आपका H3O धनायन, अब प्लस इसका जो Cl वाला भाग है Cl माइनस बनाएगा। तो इस तरह से पानी के अंदर अम्ल को घोलने पर जो मिलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिनके जलीय विलयन में H3O धनायन यानी कि हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे क्षार क्या होता है। क्षार यानी कि बेस। तो क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि OH माइनस देते हैं। कैसे देते हैं तो देखेंगे। जैसे आपका NaOH, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको पानी में जब आप डालेंगे
तो ये बनेगा आपका सोडियम प्लस बनाएगा धनायन और OH माइनस बनाएगा। ये सोडियम आयन कहलाएगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस तरह से क्षार वह होता है जो पानी में OH माइनस या हाइड्रोक्सी आयन देता है। अब देखेंगे लवण क्या होता है। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण बनता है। देखेंगे साल्ट क्या होता है। साल्ट यानी कि लवण। तो अम्ल प्लस क्षार की क्रिया से बनता है आपका लवण और जल बनता है। लवण प्लस जल बनता है। तो अम्ल में हम ले लिया HCl, क्षार में ले लिया NaOH। अब इसकी क्रिया कराया गया तो ये बन जाएगा NaCl प्लस NaOH HCl, दोनों की क्रिया हो गया NaCl बनेगा और बनेगा पानी यानी कि H2 जल। तो इस तरह से यह जो हमको प्राप्त हुआ ये है लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बच्चों के पास सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जब उनको अणुसूत्र लिख के दिया जाता है तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो आज इस डाउट को भी हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको अभी मिटाएंगे हम। चलिए अब तीनों को जो है अलग अलग देखेंगे, अम्ल, क्षार, लवण। कैसे पहचानेंगे? अगर कोई सूत्र दिया है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है? तो देखेंगे, हम लिखते जा रहे हैं। ये है HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCOOH, H2CO3। तो कुछ अम्ल हमने लिख दिया है। अब इसी तरह से कुछ क्षार लिखेंगे, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, KOH। इसके बाद जो है MgOH का होल ट्वाइस। लवण में कुछ लिख देते हैं NaCl, MgCl2, CaCl2, CaSO4। तो इस तरह से 3 कैटेगरी हमने बनाया है और बिल्कुल सही सही कैटेगरी हम लिखे भी हैं। आपको यहाँ ये समझना है कि कैसे सूत्र देखकर पहचानेंगे कैसे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो देखेंगे यहाँ पर अम्ल क्या करते हैं, तो पानी में H धनायन देते हैं। तो अगर जिसमें पहले H आपको ऐसे दिख जाए, H दिख रहा है, ये भी 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 H दिख रहा है, इसमें जो है थोड़ा सा COOH दिख रहा है। तो इस तरह से जिसमें H आपको दिख जाए या जिसमें COOH दिख जाए तो वो सब अम्ल होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा इसमें COOH इसमें भी है, COOH इसमें भी है। तो इस तरह से हम इसको देख के पहचान सकते हैं। अब क्षार में आप लोग क्या देख रहे हैं, तो क्षार में हमको OH को देखना है। यहाँ OH है, इसमें भी OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। इस तरह से क्षार में OH दिख जाता है। लवण में ना तो आपको H दिखेगा और ना ही OH दिखेगा। अभी सामान्य लवण की बात हो रही है। तो इस तरह से इसके अलावा इसमें दूसरा कोई धन और ऋण दिख सकता है। जैसे सोडियम प्लस बनाता है, ये माइनस बनाता है, ये 2 प्लस बनाता है, ये एक माइनस बनाता है। इसी तरह से कैल्शियम 2 प्लस बनाता है, माइनस बनाता है, 2 प्लस सल्फेट पर 2 माइनस। तो इस तरह से जो है धन और ऋण दूसरा कोई मिले, H धनायन नहीं होना चाहिए और OH ऋणायन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी धनायन या ऋणायन मिलता हो तो वह लवण की कैटेगरी में आता है। तो एक बेसिक जो है आप लोगों को देख के पहचानने में सुविधा होगी इस तरह से। तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, डिटेल से सभी का बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण। तो देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण में देखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि खट्टे फलों में ये हो सकते हैं। जैसे देखेंगे कच्चे आम में साइट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। उसी तरह से फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में होता है। तो कुछ फलों में पाए जाते हैं, कुछ जीव जंतुओं के शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अम्ल भी कई तरह के होते हैं। तो देखेंगे जनरली देखा गया है कि सभी अम्लों के स्वाद कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, खट्टे होते हैं। अब देखेंगे ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसा कि अभी लोग पढ़े हो कि पानी में HCl को घोलने पर H- देता है और Cl- देता है। तो इस तरह से अम्ल पानी में घुल जाते हैं। इसके बाद ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर अम्ल से भरे बीकर में लिटमस पत्र लेकर जाया जाए तो उसका कलर चेंज कर देता है, यानी नीला लिटमस पेपर होगा तो वो लाल हो जाएगा। तो ये पहचान होगी। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक का मतलब क्या होता है, जिनके प्रभाव से कपड़े, कागज ये सब नष्ट हो जाते हैं। अक्सर देखे होंगे कि बैटरी के अंदर जो भरा जाता है वो अगर कपड़े पर लग जाए, एसिड H2SO4 होता है, तो कपड़ा उतने दूर खराब हो जाता है, छेद हो जाता है इसमें। तो इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। त्वचा पर तीक्ष्ण अम्लों के पड़ जाने से त्वचा बुरी तरह से जल सकती है। इसलिए हर खट्टा चीज को चख के पता नहीं करना है। फल वगैरह हैं तो ये खाया जा सकता है, लेकिन अगर वही केवल एसिड का स्वाद पता करने के लिए किसी खनिज अम्ल को अगर त्वचा पर रख भी दिया जाए तो क्या होगा कि पूरी त्वचा बुरी तरह से झुलस के जल जाएगी। तो इस तरह से ये खतरनाक हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको लिटमस पेपर के द्वारा पहचानना। अगर अम्ल होगा तो नीला लिटमस पेपर उसमें डालेंगे तो वो तुरंत जो है लाल हो जाएगा। इस तरह से पहचान में आ जाएगा कि वो अम्ल है। चलिए अब आगे देखते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम pH होने पर विलयन जो है अम्लीय हो जाता है, 7 होने पर उदासीन हो जाता है और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय हो जाता है। तो इस तरह से pH स्केल आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए। इसके बाद कुछ उदाहरण जो है अम्लों के दिए गए हैं। जैसे आपका है HCl, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये है आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सब जो है प्रबल अम्ल होते हैं। इनकी प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा संक्षारक होती है। त्वचा पर पड़ने पर यह त्वचा को जला सकते हैं। और इधर जो देख रहे हैं आप लोग, ये इनसे थोड़े दुर्बल होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं। जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, इसको सिरका भी कहा जाता है। तो ये गन्ने के रस से जो सिरका बनती है उसी में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखेंगे फार्मिक अम्ल, ये जो है चींटियों में पाया जाता है। इसके बाद कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, तो आप सोडा वाटर की बोतल पीते हैं, फिर जो है कोको कोला, पेप्सी, इन सभी में जो है कार्बोनिक एसिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर जब CO2 को घोला जाता है उच्च दाब के साथ में, तो यह बनाता है H2CO3। यही आपका है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो जो गैस निकलती है ढक्कन खोलने पर, वह काफ़ी प्रेशर के साथ उसमें घुली हुई होती है और घुलने पर यही बनाता है एसिड यानी कि कार्बोनिक अम्ल। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं दाब कम होता है और गैस बाहर निकलने लगती है। तो इस तरह से ये आपका कार्बोनिक अम्ल होता है। इसके बाद आपका है साइट्रिक अम्ल। ये कच्चे फलों में पाया जाता है, जैसे आम में पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं। टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। इसका अणु सूत्र होता है C4H6O6।
और साइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो बड़े क्लास में जब लोग जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर दोनों का वहाँ बताया जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि ये जो प्रबल अम्ल होते हैं और ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं, इनको प्रबल और दुर्बल क्यों कहा गया है। अगर इनका हम वर्गीकरण करें तो ये सब कैसे हैं, प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल। तो ये दो प्रकार के हो गए, एक प्रबल अम्ल और ये सब जितने हैं क्या हो गए, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो ये प्रबल क्यों है, किस कारण से इनको प्रबल माना गया है, केवल रटने से थोड़े होगा, समझेंगे तब ना। तो बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। कैसे पहचानेंगे कि यह प्रबल है या दुर्बल है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये होगा कि जितने, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब प्रबल है। अब प्रबल इसलिए है क्योंकि जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन को पानी में छोड़ देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल जो है Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये टूटेगा H+Cl- में, ये भी टूटेगा H+NO3- में, और ये टूटेगा 2H+ में, और ये हो जाएगा आपका SO4- में। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सभी में जितने हाइड्रोजन है सब अलग अलग हो गए, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित हो गया। हालांकि हाइड्रोजन जो आयन है ये दो तरीके से आयनित होता है, H2SO4 जो है ये दो तरीके से आयनित होता है। कैसे, तो एक बार फिर से देखेंगे। H2SO4 है, इसका पहला हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल जाता है, H धन आयन हो गया, प्लस HSO4-। ये पहला, दो हाइड्रोजन है तो ये पहला वाला जो है बहुत आसानी से आयनित हो जाता है, जबकि दूसरा आयनित होने में थोड़ा समय लगता है। समय क्या मतलब, बोल सकते हैं कि जो दूसरा H होता है इसको कठिनाई होती है इसको पानी के अंदर छोड़ने से, लेकिन ये भी निकल जाता है। तो HSO4 है, अब यह टूटेगा कैसे, तो ये H अलग हो जाएगा प्लस SO4 अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो हाइड्रोजन हैं और दोनों बारी बारी से जो है आयनित हो जाते हैं। इस प्रकार अम्लों का आप लोग समझ लिए कि किस प्रकार से इनको प्रबल अम्ल कहते हैं। इसी तरह से जो दुर्बल अम्ल होते हैं, ध्यान देंगे, दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो वे अम्ल जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल। तो यह आयनित कैसे होगा, तो इसमें जो ये वाला H है सिर्फ यही आयनित होगा, ये वाला H इसके साथ रहेगा, तो ये H+ में टूटेगा और CH3COO- में टूटेगा। इसी तरह से आपका फार्मिक अम्ल है, यानी कि HCOOH, ये जो है चींटियों के डंक में पाया जाता है। जब चींटियां काटती हैं तो त्वचा के अंदर ये पहुंचता है तो जलन महसूस होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि चींटियां एक कतार में चलती हैं, कारण उसका ये है कि वो फार्मिक एसिड छोड़ती है और पीछे वाली जो चींटी होती है वह उस गंध को ऑब्जर्व करती है और महसूस करती है, और उसके पीछे वाली चींटियां भी ऐसे ही करती हैं। तो इस तरह से उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है आप लोगों के लिए। तो देखेंगे ये कैसे आयनित होगा, तो ये टूटेगा H+, इसका एक निकल जाएगा, इसमें बचेगा HCOO- में। तो इस तरह से एक H इसके साथ रह गया है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब कम आयन देते हैं। तो जब कम आयन देंगे तो यह जो है दुर्बल कहलाएंगे, और जो अधिक आयन देते हैं यानी कि सब हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं तो उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार अम्ल के प्रकार भी हम लोग पढ़ लिए कि दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो देखेंगे जो सक्रिय धातुएं होती हैं
वो अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। सक्रिय धातु कौन कौन सी होती है? तो सक्रिय धातुओं में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। सोडियम और पोटेशियम जो है ये क्षार धातु कहलाती हैं और ये आवर्त के प्रथम वर्ग में उपस्थित होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा सक्रिय होती हैं। मैग्नीशियम जो है दूसरे वर्ग का तत्व है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तो ये सब अधिक सक्रिय होने के कारण अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और साथ में पॉप की आवाज़ भी आती है। तो देखेंगे कैसे। ये सोडियम है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों की क्रिया से बनेगा ये सोडियम और HCl, इससे क्रिया से बनेगा NaCl यानी कि 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। उसी तरह से पोटेशियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया से बनेगा 2KCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जिंक है, इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है, तो इसकी क्रिया से बनेगा ZnSO4 प्लस H2। उसी तरह से मैग्नीशियम है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा देखेंगे। ये बनेगा MgSO4 प्लस H2। इन सभी में हमने देखा कि अंत में हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। और ये जो बना है सोडियम क्लोराइड, ये लवण है, नमक है। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये भी लवण है। और ये जिंक सल्फेट, ये भी लवण है। ये बना आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी लवण है। तो इस तरह से जो सक्रिय धातुएं होती हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और साथ में आवाज़ भी आती है, पॉप की आवाज़ आएगी, ध्वनि के साथ अभिक्रिया होती है। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया हो, इसमें जो है मुख्य उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है। तो इसकी अभिक्रिया से लवण बनता है, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसको रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों की अभिक्रिया होगी। तो आप देखेंगे कि इधर 2 क्लोरीन है, 2 से गुणा है तो 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन को संभाल लेगा कौन? कैल्शियम, क्योंकि वो 2+ आयन बनाता है। तो ये बन जाएगा आपका CaCl2 प्लस क्या बनेगा इसमें? CaCl2 हो गया। इसके बाद बनेगा आपका H2O, 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये बनेगा H2O, जल बन गया। अब प्लस बच गया आपके पास क्या? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि यह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो कि धातु है, तो धातु का जो कार्बोनेट है वो अम्ल से क्रिया करके लवण बना रहा है, जल बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, ये है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल HCl से होती है तो यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ भी आपका बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन आपका कितना है? तो 3 ऑक्सीजन अंदर है, 2 ये है, तो 3 दूनी 6 हो गया। 6 ऑक्सीजन टोटल है, उधर भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। और यहाँ 2 से करेंगे तो 2 दूनी का हो जाएगा 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो 4 को 6 हो गया। ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातु कार्बोनेट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन है? तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसकी क्रिया अम्ल से होने पर आपको प्राप्त हुआ कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि ढांचा समीकरण में लिखा गया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ें, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा रिएक्शन है आपका धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड के साथ जब अम्लों की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और जल बनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड।
इसकी क्रिया 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O पानी बन गया। दूसरा में देखेंगे MgO है तो ये बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा, पानी बनेगा। इस तरह से जो धातु ऑक्साइड होती है वो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाया, कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाया। इसमें भी आपका लवण बना, मैग्नीशियम सल्फेट और जल बना। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग क्या क्या हैं। तो अम्ल के उपयोग देखेंगे। अम्लों के उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के बहुत सारे उपयोग देखने को मिलते हैं। जैसे H2SO4 का उपयोग आप लोग बैटरी के अंदर देखते हैं, जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें भी H2SO4 की जो है इलेक्ट्रोड में डुबोकर क्रिया होती है जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर बैटरी में H2SO4 का उपयोग हो जाता है। इसी तरह से HNO3 सोनारों के पास होता है नाइट्रिक अम्ल, और HCl दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को अम्लराज कहते हैं। उसके अंदर सोना भी घुल सकता है तो ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अम्ल हो जाता है। तो इन सब का उपयोग जो है अम्लों का बहुत सी जगहों में किया जाता है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।